अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं दाऊद इमाम सर एक बार फिर से आप तमाम बच्चों का आपके अपने ही चैनल डी आई स्टडी पर वेलकम और खैर मकदम करता हूं। बच्चों, इससे पहले आपको दो वीडियो मिल चुकी है। हालांकि वो एक ही क्लास थी, लेकिन बीच में मेरा ऑफलाइन क्लास आ गया जिसकी वजह से उसे दो पार्ट में करना पड़ा। तो वो एक ही क्लास है जो दो पार्ट में आपको अपलोड हुआ है। तो दोनों वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इस कड़ी की ये आखिरी वीडियो है और ये फाइनल वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 10th जो कि उर्दू का पेपर है सीबीएसई बोर्ड वालों का, कल यानी कि 27 फरवरी 2025, 27 फरवरी को जो उर्दू का पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड वालों का, क्लास 10th उर्दू के बच्चों का, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। 10th उर्दू का ये वीडियो है जिसमें हम लोग कवायद और जान पहचान कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लास 2 है। हालांकि ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो वो दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से अपलोड हो चुका है, तो उसको देख लीजिएगा। ये उसकी अगली वीडियो है। ये फाइनल है। इसमें पूरा कम्प्लीटली हम लोग जो बचे हुए चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो वो दो पार्ट में अपलोड हुआ है, तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। ये उसकी तीसरी वीडियो है और ये पार्ट 2 है। चलो जी, तो अभी की क्लास की शुरुआत हम इस शेर से करेंगे कि लगी है फिर सदा एक बार के सरदार बदलेगा। लगी है फिर सदा एक बार के सरदार बदलेगा। फिरऔनी सल्तनत का बस एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। तो इस शेर से आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, आपका जो पेपर है वो तो आप लोग जानते ही 80 नंबर का पेपर होगा टोटल, ठीक है। इसमें इबारत फहमी ये आपका 20 नंबर का आएगा, पैसेज वाला, ठीक है। ये आपका जो है पैसेज वाला, ठीक है। सीन पैसेज अनसीन पैसेज, ये आपका 5, ठीक है, 5 नंबर का पैसेज आता है जो आपको 4 बनाना है। तो 5 चौके 20, 20 नंबर का ये आपका सेक्शन था। तहरीरी महारत, जिसमें हम लोगों ने मजमून, ठीक है, मजमून, खत या फिर दरखास्त, मजमून खत या दरखास्त, ठीक है, मजमून खत या दरखास्त और मुसन्निफ के बारे में, दो दो मुसन्निफ के बारे में ये हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। मजमून 10 नंबर का, खत या ये दरखास्त 5 नंबर का, और ये दो है 10 नंबर का। 25 नंबर का ये आपका सेक्शन था तहरीरी महारत, ठीक है। 20 नंबर और 25 नंबर ये हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले दो वीडियो में। हालांकि वो एक ही वीडियो थी लेकिन दो बार में अपलोड हुआ है, दो पार्ट में। उसमें हमने ये 25 और 20 मतलब कि 45 नंबर हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब बचा हुआ ये आपका कवायद, जिसमें आपको 20 नंबर देखने को मिलता है। कवायद यहाँ से 20 नंबर के सवाल आएंगे, और निसाबी किताब, जिसमें लगभग सारे सवालात आपके जान पहचान में से रहते हैं। लगभग सारे सवालात आपके, जो आपकी किताब है जान पहचान, यहाँ से देखने को मिलेगा। जान पहचान, ठीक है। तो यहाँ से आपको 15 सवाल मिलेगा पूरी किताब से। वो अलग अलग टाइप है, वो आप लोग जानते ही हैं। तो ओवरऑल 15 नंबर सवाल यहाँ से आएगा, 20 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका 35 नंबर का सेक्शन है। अब बचा हुआ 35 नंबर, इस वीडियो में हम लोग ये 35 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। पिछली दो वीडियो से आपका जो 45 नंबर हो चुका है, उसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ लीजिए, उसको तैयारी कीजिए, वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो चुका है कवर। अब कवायद और ये जान पहचान, जो कि 20 नंबर और 15 नंबर 35 नंबर का है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको एग्जाम में ना हो। और कवायद में बेसिकली कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स वो चेंज होते रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो कवायद जो आपको बताएंगे अभी, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हो सकता है बस अल्फाज चेंज हो, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मिसालें हैं वो चेंज होंगी, वो बदली होंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब चलो हम लोग बाज़ाब्ता क्लास का आगाज़ कर रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कवायद को ही शुरू कर रहे हैं। कवायद के सारे सवालात को हम लोग देखेंगे, जो आपका 20 नंबर का आता है ना। टोटल ये 20 नंबर का आता है। टॉपिक कौन कौन से हैं, तभी तो वक्त कम है, तो टॉपिक को छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं हम लोग अब सवालात पे। देखो, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कवायद से, क्या है? फेल कहलाता है। फेल के बारे में पूछा गया, फेल क्या होता है। देखो, वो लफ्ज़ जिससे किसी ऐलान का हो, ऐलान नहीं होता है, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। बिल्कुल सही जवाब है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिससे किसी काम का करना या होना पता चले उसको फेल कहते हैं, ठीक है। मुस्तकबिल वाला नहीं होगा, फाइल कैल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पता चले और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, उसको हम लोग फेल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 2 देखो, वो फेल जिससे मौजूदा ज़माने में काम का होना ज़ाहिर हो क्या कहलाता है? मौजूदा ज़माना क्या है जी? मौजूदा ज़माना, मौजूदा ज़माना मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है। मौजूदा ज़माना क्या हो जाएगा जी? प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? फेले हाल। ऑप्शन सी देख लो, फेले हाल, ठीक है।
मौजूदा ज़माने में जिस फेल से काम का होना पता चले वो आपका हो जाएगा फेले हाल, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वर्तमान समय। सवाल नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, लफ्ज़ रहम दिल का मुतजाद क्या? मुतजाद मतलब होता है अपोजिट वर्ड। मुतजाद मतलब क्या हो जाएगा जी? अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट वर्ड, उल्टा माने वाला, मुतजाद। तो रहम दिल, जिसके दिल में रहम हो, इसका उल्टा हो जाएगा संग दिल, बेदिल, तंग दिल, शोक दिल। तो ये देखो ऑप्शन ए संग दिल। रहम दिल का उल्टा क्या हो जाएगा जी? संग दिल, ठीक है। रहम दिल का उल्टा क्या हो जाएगा? संग दिल। रहम दिल का उल्टा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं, एंटोनिम्स भी कहते हैं इसको हम लोग। आगे चलो, सवाल नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, लफ्ज खतरात का वाहिद क्या है? सिंगुलर पूछा है, वाहिद मतलब क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। वाहिद मतलब क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर। तो बताइए खतरात का वाहिद क्या है? खतरा। खतरात का वाहिद क्या हो जाएगा? खतरा, ठीक है। आगे चलो, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झैल में मुजक्कर कौन सा है? यानी कि 4 में से 3 मुअन्नस होंगे, 1 मुजक्कर होगा। मुअल्लिमा, ये आपका मुअन्नस है, ठीक है। खाला मुअन्नस है। तालिबा मतलब छात्रा मुअन्नस है, बच गया। शायर, ये आपका मुजक्कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शायर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6, दर्ज झैल में से किस लफ्ज में साबिके का इस्तेमाल हुआ है? साबिका मतलब जो मेन लफ्ज से पहले आए और माना को बदल दे, ठीक है। गैरतमंद, मंद पीछे आया है तो ये तो लाहिका हो जाएगा, ठीक है। मंद पीछे से आया, ये क्या हो जाएगा? लाहिका। हम जमाअत, देखो हम पहले हैं तो ये आपका सही जवाब है, हम जमाअत। ऑप्शन सी द राइट आंसर, हम जमाअत, हम पहले, ये आपका साबिका है। रोशन दान, दान ये आपका बाद में, तो ये हो जाएगा लाहिका, ठीक है। दौलतमंद, मन है तो ये हो जाएगा लाहिका। तो 3 में लाहिका है, 1 में साबिका है, हम जमाअत, ठीक है। सवाल नंबर 4, ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, मुंदरजा झैल अल्फाज में जमा की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे आपसे, इससे पहले वाहिद पूछा था सिंगुलर, अब यहाँ पे आपसे प्लूरल पूछा है, यानी कि जमा, प्लूरल पूछा है, ठीक है। शजर ये वाहिद है, कुर्सी वाहिद है, मेज़ वाहिद है। तदाबीर, तदबीर की जमा है तदाबीर, तदबीर की जमा है तदाबीर, ये आपका जमा है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, सवाल नंबर 8, जिन अल्फाज के माने एक हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन अल्फाज के माने क्या हो? एक हो, एक जैसा, यानी हम माने अल्फाज, क्या हो? हम माने अल्फाज, हम माने अल्फाज, एक जैसे माने वाले, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उर्दू में इसको हम लोग बोलते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ऑप्शन ए देखो, मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8 देखो, दर्ज झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जुमला बनाना इनसे, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, चोर, चोर, पुलिस, पुलिस को देख कर 9 2 11, पुलिस चोर को देखकर 9 2 11 हो गया, पुलिस चोर को देखकर 9 2 11 हो गया, 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना। आगे है भेष बदलना, क्या है? भेष बदलना, भेष बदलना मतलब रंग रूप बदलना, है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो और अच्छे समझ में आएगा। भेष बदलना मतलब क्या होता है? कोई इंसान है आपके साथ बहुत ही लॉयल है, अचानक धोखा दे दे, मतलब उसने अपना भेष बदल लिया, ठीक है। मुझे तुम पर एतमाद मतलब भरोसा नहीं, नहीं है ना। मुझे तुम पर एतमाद नहीं है, पता नहीं तुम कब भेष बदल लो, पता नहीं, पता नहीं तुम कब भेष, भेष बदल लोगे, पता नहीं तुम कब भेष बदल लोगे, है ना, रंग बदल लोगे। आगे है फूलाना समाना मतलब बहुत खुश होना, ठीक है। उर्दू, उर्दू में 95, 100 में कितना आ जाएगा जी? 95 नंबर आने पर, उर्दू में 95 नंबर आने पर मैं फूला ना समाया, यानी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, है ना। उर्दू में 95 नंबर आने पर मैं फूला ना समाया। टका सा जवाब देना मतलब कि हमेशा एकदम कड़वी बात करना, ठीक है। मेरा दोस्त बहुत, मेरा दोस्त चुट्टी वाला बहुत खड़ूस है, क्या है जी? बहुत, बहुत खड़ूस है, क्या है? बहुत खड़ूस है। वो हमेशा, वो हमेशा टका सा क्या करता है जी?
टका सा जवाब देता है, वो हमेशा क्या करता है, टका सा जवाब देता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जुमला बना लेंगे। ठीक है, जुमलों में इस्तेमाल करना, ये भी आपके एग्जाम में आता है। अगला सवाल देखो, इन अशार में शायर ने अपना अपना पराया मशरिक मगरिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो है अपना पराया मशरिक मगरिब। अपना पराया मशरिक मगरिब पूरब पश्चिम, तो ये उल्टा होगा ना, इसको बोलते हैं मुतजाद। क्या बोलते हैं, मुतजाद अल्फाज, विलोम शब्द, ये उल्टे माने में आएंगे। ठीक है, मुतरादिफ तो हो जाएगा सेम माने वाला। आगे है, इस जुमले पर गौर कीजिए। क्या है जुमला, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस जुमले में ज़माने के लिहाज से फेल की कौन सी किस्म है, तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका ज़माना हाल है। ये क्या है, ज़माना हाल, यानी प्रेजेंट टाइम है। ये क्या है जी, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, है ना, वर्तमान समय है ये। अगला देखो, वो काम जो गुजरे हुए ज़माना में किया गया हो उसे कौन सा फेल कहते हैं। गुजरे हुए ज़माना में तो आपका फेल माजी होता है। क्या होता है ये, फेल माजी। गुजरा हुआ ज़माना में क्या होता है, फेल माजी, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट, है ना, यानी कि भूतकाल। जो वक्त गुजर जाए, जो टाइम गुजर जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूतकाल। ठीक है, पास्ट टाइम्स। तो फेल माजी ये कौन सा ज़माना है, फेल माजी का ज़माना है। आगे चलो, सवाल नंबर यहाँ पे है, दर्ज झैल जुमलों में से फेल तलाश करके लिखिए, इनमें ज़माने के लिहाज से फेल की कौन सी किस्म है। फेल भी लिखना है और ज़माना भी बताना है। पहला जुमला है, हम कल शाम की गाड़ी से देहरादून जाएंगे। कल शाम की गाड़ी से देहरादून जाएंगे, तो जाएंगे ये हो गया फेल, जाएंगे ये हो जाएगा फेल। ज़माना कौन सा है, मुस्तकबिल, है ना, फ्यूचर टाइम है ये, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल ये फ्यूचर है, यानी कि भविष्य में काम होगा। कल वसीम हमारे घर आएगा, आएगा, आएगा ये है, ये भी आपका क्या है, मुस्तकबिल। ये भी क्या है, मुस्तकबिल है। ये भी क्या है, मुस्तकबिल। लड़के फुटबॉल खेलेंगे, सेम हो जाएगा, है ना, मुस्तकबिल ये भी है, खेलेंगे। फेल क्या है यहाँ पर, खेलेंगे, तो ये भी हो जाएगा मुस्तकबिल। औरतें गाना गाएंगी, गा गाएंगी। ठीक है, और ये भी क्या आपका, ये भी आपका मुस्तकबिल है। ये भी क्या है, ये भी आपका मुस्तकबिल है। तो सब में मुस्तकबिल का टाइम है और यही है। देखो है ना, घर आएगा, फुटबॉल खेलेंगे, गाना गाएंगी, देहरादून जाएंगे, ये सब का सब मुस्तकबिल है, यानी पास्ट का, ये फ्यूचर का। कौन सा ज़माना है ये, फ्यूचर का ज़माना है। ठीक है ना, फटूरे मत पढ़ना, ये फटूरे नहीं है, फ्यूचर है ये। हाँ, वरना हम बोलेंगे तुम लोग का फटूरे बहुत मुस्तकबिल, क्या बोलते हैं, तुम लोग का फटूरे बहुत ब्राइट हो। क्या जी, फ्यूचर ब्राइट ना हो बल्कि फटूरे ब्राइट हो। तो सब में क्या है, ज़माना मुस्तकबिल है। आगे चलो, दर्ज झैल में से किसी दो के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ वही सिनोनिम्स, पर्यायवाची। सरसब्ज, सरसब्ज का लिख दो शादाब, सरसब्ज व शादाब यानी हरा भरा। कदरो कीमत, कदरो कीमत। गौरो फिक्र, गौरो फिक्र। सैर, सैर का कर दो सैरो तफरी, क्या कर देंगे, सैरो तफरी, है ना, सैरो तफरी, तो तफरी हो जाएगा इसका। आगे चलो, मुतरादिफ हो गया सबका। क्या, दर्ज झैल में से किसी तीन के मुतजाद लिखें। जो सबका लिख देते हैं, मुतजाद मतलब उल्टा, विलोम शब्द। ज़मीन का लिख लो आसमान, ज़मीन का उल्टा आसमान। दोस्त का लिख लो दुश्मन, दोस्त का उल्टा दुश्मन। खास का लिख लो आम, है ना, खास आम। रोशनी का लिख लो तारीकी, रोशनी का क्या लिखेंगे, तारीकी, अंधेरा। इकरार का लिख लो इनकार, इकरार का क्या लिखेगा, इनकार। नज़दीक, नज़दीक का लिख लो दूर, है ना, दूर नज़दीक। तो ये हो जाएंगे इसके उल्टा, मतलब के अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, मुतजाद। आगे चलेंगे, दर्ज झैल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद। जो जमा है उसका वाहिद बनाइए, जो जमा है उसका, जो वाहिद उसका जमा बनाइए, जो जमा है उसका वाहिद बनाइए। देखो, टोपी, टोपी वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा बन जाएगी टोपियाँ। जमा क्या बन जाएगी जी, टोपियाँ। ठीक है, माहिरीन जमा है, इसका जो वाहिद बनेगा माहिर। आदाद वो जमा है, इसका जो वाहिद बनेगा वो है अदद। ठीक है, मजमून ये वाहिद है तो जमा बन जाएंगे मजामीन, मजमून की जमा मजामीन। सुल्तान ये वाहिद है, इसका जमा बनाएंगे सलातीन, क्या बनाएंगे, सलातीन। ठीक है, एहसानात, एहसानात जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा एहसान, एहसान। ठीक है, तो ये वाहिद जमा हो गया आपका सारा। आगे है, दर्ज झैल लफ्ज़ों से मुज़क्कर के मुअन्नस, मुअन्नस के मुज़क्कर, जो मुज़क्कर उसका मुअन्नस बनाइए, जो मुअन्नस है उसका मुज़क्कर बनाइए। बहन आपका मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर बन जाएगा भाई, बहन का भाई। बेटी, बेटी का मुज़क्कर बन जाएगा बेटा। मर्द का मुअन्नस बन जाएगा औरत, मर्द औरत। दर्जी, अब दर्जी आपका मुज़क्कर है ना, दर्जी मुज़क्कर है, इसकी बीवी यानी इसका मुअन्नस बनाएंगे तो
जन, क्या जी, दरजाइन, ना 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 दरजाइन मत करो, दर्जन ठीक है। मोर, मोर मुजक्कर है, इसका जवाब जो मुअन्नस बनाएंगे वो हो जाएगा मोरनी। ठीक है। मुलाजिमा, मुलाजिमा मुअन्नस है, इसका जो मुजक्कर बनेगा वो है मुलाजिम, क्या बन जाएगा, मुलाजिम। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुजक्कर मुअन्नस। अब यहाँ पर है साबिका खुश जोड़कर दो अल्फाज लिखिए, लाहिका दान जोड़कर दो अल्फाज लिखिए। खुश से है ना, तो खुश पहले लिख लेते हैं, खुश दो बार, खुश। अब खुश से बनाना है हमको, साबिका मतलब पहले, तो यहाँ लगा दो खुश अखलाक, क्या लगा लेंगे, खुश अखलाक। अब यहाँ पे फिर खुश है तो खुश नसीब लगा लो, खुश नसीब, है ना। अब क्या है जी, दान, दान पीछे आता है तो दान लिख लेंगे पहले हम लोग दो बार, दान और दान। अब बनाओ, इससे क्या बनाएंगे जी, दान से, ठीक है। पान दान, क्या बनाएंगे, पान दान, पान रखने वाला जो होता है पान दान। और बताओ, खानदान, क्या सर, खान दान, है ना। खानदान में मज़ा नहीं आया तो और बना लो कुछ, कलम दान बना लो, क्या बना लो सर, कलम दान बना लो, कलम रखने वाला, कलम दान। इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर साबिका की बात करें तो बेहया, है ना, बेहया, बेशरम, ठीक है। बा बा अदब, ठीक है, बा अदब, बा अखलाक, ठीक है, इस तरह से। और भी अगर देखा जाए तो अन से बनता है अनपढ़, अनजान, ठीक है, अनपढ़, अनजान, ठीक है, ये सब साबिका है। लाहिका में और अगर देखा जाए दार, दार से भी बनता है, जैसे कि खारदार, कांटेदार, खारदार, ठीक है। शानदार, शानदार, ये हो जाएगा। और भी देखो अगर लाहिका में तो बताओ जी, लाहिका में, लाहिका में और देखो, खाना, खाना से बनता है, खाना मतलब घर, जैसे कुतुब खाना, किताबों का घर, तो खाना यहाँ पे लाहिका हो जाएगा, ठीक है, खाना। वजू खाना, वजू खाना, यहाँ पर खाना मतलब घर, तो वजू खाना। गुस्ल खाना, ठीक है, गुस्ल खाना। ये सारे साबिका लाहिका, कुछ नहीं है, बस बहुत इजी है। जो मेन वर्ड होता है ना, मेन वर्ड से पहले अगर जुड़ा है तो साबिका, मेन वर्ड के बाद जुड़ा है तो लाहिका। ये बहुत इजी है, आप इंशाल्लाह ये भी कर लीजिएगा। बनाने दिया जाए तो जुमला बना लीजिए, नहीं अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो वहाँ पे तो समझ जाएंगे क्या है नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग साबिका लाहिका बना लेते हैं। आगे चलेंगे। हाँ, आगे एक सवाल है, अहमद कल आया था, ये फेल की कौन सी किस्म है, आया था पहचान है माजी बईद की, ठीक है। तो यहाँ पे माजी बईद तो है नहीं, सिर्फ फेले माजी है, तो ऑप्शन ए लगा दो, फेले माजी। मुस्तकबिल तो होगा नहीं, फेले हाल नहीं है, फेले मजहूल भी नहीं है, तो फेल माजी ये है ना, माजी मतलब पास्ट का टाइम है ये। तो अहमद कल आया था। गरीबों में खाना तकसीम किया गया, ये फेल की कौन सी किस्म है, फेले मारूफ, फेले हाल, फेले मजहूल, फेले मुस्तकबिल। ये हाल और मुस्तकबिल तो है नहीं। गरीबों में खाना तकसीम किया गया, आप लोग देखो, ठीक है। तीन चीज़ें होता है, एक होता है फ़ाइल, एक होता है फ़ाइल काम करने वाला, ठीक है, फ़ाइल। एक होता है फ़ेल जो काम हो रहा है, एक होता है मफ़ऊल जिस पर काम का असर पड़े। फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट, फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, काम करने वाला। फ़ेल, फ़ेल मतलब होता है वर्ब, जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। मफ़ऊल, मफ़ऊल मतलब ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उसको बोलते हैं मफ़ऊल, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म, ठीक है। अब यहाँ पे गरीबों में खाना तकसीम किया गया, किसने किया नहीं पता, करता यानी कि सब्जेक्ट कौन है पता ही नहीं, यानी सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, किया गया। तो जब सब्जेक्ट ना हो, फाइल पता ना हो, जुमले में फाइल का तज़किरा ना हो, इसको बोलते हैं फेले मजहूल, क्या बोलते हैं, फेले मजहूल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। गरीबों में खाना तकसीम किया गया, किसने किया, फाइल कौन है पता ही नहीं, तो फाइल नहीं है, तो फेले मजहूल। अगर फाइल होता, ठीक है, जैसे फेले मारूफ, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हामिद ने रोटी बना, हामिद ने रोटी खाया, हामिद ने रोटी खाई, खाई नहीं खाया कर दो, हामिद ने रोटी खाया, ठीक है। तो क्या खाया, रोटी मफूल है, किसने खाया, हामिद ने, हामिद यहाँ मौजूद है, फाइल काम करने वाला मौजूद है, ये आपका हो जाएगा फेले मारूफ। यहाँ पर गरीबों में खाना तकसीम किया गया, किसने किया पता ही नहीं है, तो फाइल मौजूद नहीं है, तो इसको फेले मजहूल कहते हैं। जुमले में फ़ाइल का तस्करा हो तो फेले मारूफ, जुमले में फ़ाइल का तस्करा ना हो तो फेले मजहूल, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज थे, इस जुमले में सचिन तेंदुलकर इसम की कौन सी किस्म है, ठीक है। इसमें आम, इसमें खास, इसमें ग्रामी, इसमें शरीफ। ये इसमें खास है, ये क्या है, इसमें खास। इसमें खास मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसमें खास मतलब क्या हो जाएगा जी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर एक खास नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं सर, व्यक्तिवाचक
संज्ञा, ठीक है। खास नाम है ये सचिन तेंदुलकर, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। चलो क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। राबता की अलामत क्या है? यहाँ पर कुछ साइन है, इस साइन का नाम बताना है, ठीक है। ये तो आपका सवालिया कहलाता है। ये क्या है? सवालिया, क्वेश्चन मार्क मतलब कि सवालिया, ठीक है। सवालिया को हम लोग इस्तिफहामिया भी कहते हैं, सवालिया को हम लोग इस्तिफहामिया भी कहते हैं। इस्तिफ इस्तिफहामिया, ठीक है। ये आपका है वावेन, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये आपका फुल स्टॉप है यानी खत्मा, ये भी नहीं होगा। ये देखो राबता इसको बोलते हैं जो कि दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है, राबता ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं राबता। ये आपका सवाल ये इस्तिफामिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शिकस्त का मुतजाद क्या है? शिकस्त लफ्ज़ है, इसका मुतजाद यानी उल्टा पूछा है। शिकस्त मतलब होता है हार, शिकस्त मतलब क्या हो जाएगा? हार। दूर, गांव, फतह, शिकस्ता, तो फतह, फतह मतलब हो जाएगा जीत। फतह मतलब क्या हो जाएगा? जीत, ठीक है। जी, तो हार का उल्टा जीत है, तो शिकस्त का उल्टा फतह। शिकस्त का उल्टा क्या हो जाएगा जी? फतह। आगे देखो, दर्ज झैल अल्फाज में वाहिद की पहचान कीजिए, यानी सारे जमा होंगे, एक कोई वाहिद होगा। उमरा, ये आपकी अमीर की जमा है, तो ये तो नहीं होगा। इख्तियार, इसकी जमा है इख्तियारात। क्या है जी? इख्तियारात। एक मिनट, इख्तियारात, ठीक है। तो इख्तियार वाहिद हुआ ना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अफवाज, ये फौज की जमा है। बेगमात, ये बेगम की जमा है, ठीक है। तो इख्तियार ये वाहिद था जिसकी जमा इख्तियारात है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर तो नहीं है, सलातीन का वाहिद बताइए। सलातीन, सलातीन सुल्तान का जमा है ये, ठीक है। सुल्तान, सलातीन सुल्तान की जमा है। आगे चलेंगे। दर्जल अल्फाज में से किसमें लाहे का इस्तेमाल हुआ? लाहे का मतलब मेन लफ्ज के बाद आएगा, साबिका होता तो पहले देखते, बाद में। खुश किस्मत, खुश है यहाँ पे, ये तो आपका साबिका हो जाएगा। पहले क्या है यहाँ पे? पहले खुश है ना जी, यहाँ पे पहले खुश है, तो ये आपका हो जाएगा साबिका। क्या हो जाएगा? साबिका। बेकार, बेकार, कार मेन लफ्ज उससे पहले बे आया है, ये भी आपका हो जाएगा साबिका, ठीक है। बर वक्त, बर वक्त से पहले बर आया, ये भी हो जाएगा आपका साबिका। क्या हो जाएगा ये? साबिका। अक्लमंद, क्योंकि यहाँ पे मंद पीछे से आया है, ये आपका लाहिका है। लाहिका पूछा ना, अकल मेन लफ्ज है, मंद पीछे से आया है, ये हो जाएगा लाहिका। बर वक्त में बर पहले है, खुशकिस्मत में खुश पहले है, बेकार में बेकार पहले है। तो तीन साबिका, एक आपका लाहिका है अकलमंद। दर्ज झैल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। रास्ता, खौफ, हथौड़ा, मेहनत। रास्ता बड़ी है या बड़ा है? रास्ता बड़ा है। खौफ, मुझे खौफ हो रहा है या हो रही है? खौफ हो रहा है। हथौड़ा, हथौड़ा तो मुज़क्कर ही है, तो मेहनत, मेहनत जारी है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। मेरी मेहनत, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, ठीक है। मेहनत मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है आपका। आगे चलेंगे। बदन का मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया है, मेन सेम माने वाला, तो बदन का सिनोनिम्स हो जाएगा जिस्म। ऑप्शन ए देख लो, बदन के लिए हम लोग जिस्म इस्तेमाल करते हैं। आगे है। दर्ज झैल अल्फाज में मुहावरों और कहावतों में से सिर्फ चार को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, वही जुमला बनाना है। एक लौता, क्या है जी? एक लौता। मैं अपने घर में एक लौता हूँ, यानी कि तुम अकेला औलाद हो ना, एक लौते हो। ओहदा, ठीक है। ओहदा मतलब होता है पद, पोस्ट, ठीक है। ओहदा मिलने पर कुछ लोग, ओहदा मिलने पर, पद मिलने पर कुछ लोग क्या हो जाते हैं जी? घमंडी हो जाते हैं। घमंडी शायद बुरा लग रहा है, मगरूर लिख दो। मगरूर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं जी? मगरूर हो जाते हैं, है ना। गुरूर करने लगते हैं वो लोग, मगरूर हो जाते हैं। ओहदा मिलने पर कुछ लोग मगरूर हो जाते हैं। आगे है। छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना, बहुत मुश्किल में पड़ जाना, ठीक है। तो बना दो जुमला इससे भी, ठीक है। इम्तिहान में फेल होने पर पप्पा इतना मारेंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे, ठीक है। इम्तिहान में फेल होने पर, इम्तिहान में फेल होने पर वालिद साहब क्या करेंगे जी? छठी, छठी का दूध याद दिला देंगे। अगर इम्तिहान में नंबर कम आया तो पप्पा तुम्हारे छठी का दूध याद दिला देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे है भेस बदलना, इससे पहले भी आया था, है ना। भेस बदलना, पता नहीं आजकल कौन कब भेस बदल ले, है ना, कब अपना रंग बदल ले। चलो, हाँ, लोग भेस, लोग
बहुत ज़्यादा भेस बदलते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भेस बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं। हमें लगता है बहुत शरीफ इंसान है, पता चलता है सबसे बड़ा कमीना वही निकला। ऐसा होता है ना जी। तो बढ़िया से बनाना, थोड़ा बड़ा करके। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जैसा तुम करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। चलो, क्या कर लिखेंगे जी। तैयारी नहीं करने पर एग्जाम में नंबर कम आया। अब क्या करोगे, नंबर कम आएगा तो आएगा ही। जैसी करनी वैसी भरनी। वो क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती अपनी हो और खुद ही ढोंस जमाए, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बनाओ इसके भी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। मना करने पर, मना करने पर, मना करने पर भी तुम नहीं माने। ठीक है। अब मना करने पर भी तुम नहीं माने। अब बीमार पड़, अब बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूं, है ना। यहाँ पे लिख देंगे जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मना करने, मना किए थे शाम के वक्त मत नहाया करो, मत नहाया करो, है ना। नहीं माने तो, मना करने पर भी तुम नहीं माने, शाम में नहा लिए, अब बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूं, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या जी, जैसी करनी वैसी भरनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ इससे भी, उल्टा चोर, तुम लोग बनाओ कुछ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बनाओ जी। नहीं बना। कुल्फी, कुल्फी भैया ने तोड़ा था, कुल्फी भैया ने तोड़ा था, और गुस्सा भी, और गुस्सा भी वही कर रहे हैं। मतलब कुल्फी तोड़ दिए पहले, अब उल्टा गुस्सा दिखा रहे हैं, यहाँ पे कौन रख दिया या इस जगह पे, है ना। तो कुल्फी भैया ने तोड़ा था और गुस्सा भी वही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा, उल्टा चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है। मतलब क्या निकला कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे, गलती भी अपनी किए और धौंस भी आप खुद ही जमा रहे हैं। इस तरीके से आप लोग जुमला बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो कवायद का सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ ना। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सब इसमें आ गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ही आपको सारे सवाल देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्जाम्पल्स चेंज चेंज हो, अलग देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो कुछ भी आए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि वहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कवायद में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किताबी सवालात को। यहाँ पर क्या देखेंगे जी, किताबी सवालात को, नज्म और नसर। नज़म मतलब हो जाएगा शायरी, नज़म मतलब शायरी वाले असबाक से, और नसर मतलब कहानी वाले असबाक से। तो दोनों तरह के असबाक से जो सवालात हैं वो आएंगे। ये टोटल 15 नंबर का सेक्शन है ना, जो आपको एग्जाम में आता है। 15 नंबर आप किताब के सवाल आते हैं। तो जल्दी से कुछ सवालात हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये वाली वीडियो भी मुकम्मल हो जाएगी। चलो जी, पहले आप लोग अपना इंडेक्स देख लो, जो जिसको फहरिस्त कहते हैं ना, फहरिस्त इंडेक्स देख लो। यहाँ से डायरेक्ट भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये चैप्टर किसका है ना, ये इस सबक के लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है। सबसे पहला सबक है हमद, ये आपका नज़्म है, इस्माइल मीरठी ने इसको लिखा था। अगला चैप्टर है बेतकल्लुफ़ी, ये इंशाइया है। बेतकल्लुफ़ी क्या है, इंशाइया है। किसने लिखा है जी, कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। नेकी और बदी, ये आपका नज़्म है, ये नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। नज़ीर अकबर आबादी के नज़्म का नाम है नेकी और बदी। कॉल पास, जो आपका रेडियूज़ है, 6 चैप्टर आपके किताब में रेडियूज़ है, तो कॉल पास भी रेडियूज़ आपका। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद का। हस्ती अपनी हुबाब की सी, ये गज़ल है मीर तकी मीर का। पानी की आलूदगी, ये मजमून है। ठीक है, मजमून है, इसके मुसन्निफ नहीं दिया गया है तो नहीं याद करना है। ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये मजमून है सैयद एहतशाम हुसैन का। सैयद एहतशाम हुसैन का ये मजमून है। पानी की आलूदगी, ये भी आपका रेडियूज़ है। ठीक है। रुबाइयात, मीर अनीस का चैप्टर है ये, लेकिन ये भी आपका रेडियूज़ है। खुदा के नाम खत, लैंशोवाला ना, लैंशोवाला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं, हर बार रहता है। खुदा के नाम खत, ये तर्जमा किया गया स्पेनी लोक कहानी, स्पेनिश जबान की कहानी, इसका तर्जमा उर्दू में हुआ है। ठीक है। कौन लिखा जी, गरगोरियो पेंस फोन आने, क्या लिखा पता नहीं यार, तुम ही लोग पढ़ो इसको। गैरगोर गैरगोरियो लो पेंस फोर आनते। ठीक है, तुम ही लोग जानो भाई, हमको नहीं पता। सवाल नंबर, सबक नंबर 10 है, चैप्टर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मजमून है, और ये इदारा, इदारा मतलब शामिल किया गया, कोई इसके मुसन्निफ राइटर नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। आगे देखो, 11वां चैप्टर है लाई हयात आए कज़ा ले चली, ये भी आपका रेडियूस चैप्टर है। लाई हयात आए कज़ा ले चली गज़ल था,
ज़ौक़ का, ठीक है। आदमी की कहानी, ये मज़मून है मोहम्मद मुजीब का। इसके अलावा कोई उम्मीद बर नहीं आती, गज़ल है ये मिर्ज़ा गालिब का, कोई उम्मीद बर नहीं आती, है ना। इंटरनेट, ये भी आपका मज़मून है, इदारा है, किसी कोई इसके मुसन्निफ़ नहीं है। नई रोशनी, ये आपका रेडियस चैप्टर है, मुकालमा था, ये माखूज़ है। पहाड़ और गिलेरी, ये नज़्म है अल्लामा इकबाल का, यहाँ से काफ़ी सवालात देखने को मिलेंगे आपको। रज़िया सुल्तान, ये मज़मून है, ये भी माखूज़ है, लेकिन यहाँ से काफ़ी सवालात देखने को मिलेंगे। काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा कहानी है रतन सिंह का, है ना। काठ का घोड़ा बहुत ही अहम चैप्टर है, काफ़ी सवालात देखने को मिलेंगे। ए शरीफ इंसानो, ये आपका नज़्म है साहिर लुधियानवी का, ए शरीफ इंसानो नज़्म है साहिर लुधियानवी का। अवंती, ये आपका रेडियस चैप्टर है, तर्जमा जापानी लोक कहानी से, ये तर्जमा जापानी ज़बान से तर्जमा किया गया है अवंती, और ये माखूज़ है। कारतूस, कारतूस है ना, ये ड्रामा है हबीब तनवीर का, ठीक है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये नज़्म है बशर नवाज़ का, कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म है बशर नवाज़ का, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं और ये उसके मुसन्निफ़ और वो क्या है वो सब बता दिया गया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी काफ़ी सवाल डायरेक्ट टकराता है। अब चलो कुछ अहम अहम सवालात हैं, है ना, बिल्कुल छाँट छाँट कर लाए हैं आपके लिए, इसको आप लोग जल्दी से देख लो और फिर हम लोग क्लास को मुकम्मल करेंगे। ये आपका 15 नंबर का काम करेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है। तो कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की मुराद है कि हम सब अपने वतन की तरक्की और फलाह के लिए, फलाह मतलब कामयाबी के लिए, पूरे अज़्म 15-20 मिनट 15-20 मिनट पूरे अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ें और राह में आने वाली रुकावटों और परेशानियों से डर कर पीछे हटने के बजाय पूरे हौसले से उनका सामना करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें जो कि वतन की तरक्की और खुशहाली है। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब क्या है? पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब ये है कि हम अपने वतन की फलाह और तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर ना होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहें, चाहे वो रुकावट पहाड़ जैसी बड़ी हो या गार की तरह अंधेरी हो। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इस नज़म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है जी? इस नज़म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी यानी देश से मोहब्बत और वतन परस्ती का दर्स दिया है। वतन की तरक्की के लिए पुरानी रविश को तर्क करके नए अज़्म और हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ने की और अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने की तलकीन की है। आगे है, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो जवाब हो जाएगा रॉबिन हुड। रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। सआदत अली को अंग्रेज़ों ने अवध की तख्त पर क्यों बैठाया? तो सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई था। सआदत अली अंग्रेज़ों का दोस्त था, इसलिए उन्होंने सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाया। क्यों बैठाया? क्योंकि वो अंग्रेज़ों का दोस्त था, उसका हामी था और ऐश पसंद इंसान था। अपनी आधी ममलिकत और 10 लाख रुपए हुकूमत के बदले अंग्रेज़ों को दिए थे इन्होंने, है ना। आधी हुकूमत और 10 लाख रुपए आप ले जाइए, बस हुकूमत हमको दे दीजिए। सआदत अली कैसा आदमी था जी? तो सआदत अली एक ऐश परस्त और नाकारा आदमी था। कर्नल से कारतूस मांगने वाला कौन था? कर्नल से कारतूस मांगने वाला वज़ीर अली था। कौन था जी? वज़ीर अली। नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? नज़म का उन्वान है नेकी और बदी। नेकी और बदी के बारे में बात हो रही है, नेकी और बदी, ठीक है। किसकी बात हो रही है? नेकी नेकी और बदी, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि लोग नेक काम करते हैं तो उन्हें नेकी का फल मिलता है, जो बदी करते हैं उनके साथ भी बदी होता है, बुरा होता है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यहाँ हाथ के हाथ हर बात का फैसला होता है, मतलब आप जैसा भी करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। आगे है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है, क्योंकि इस दुनिया में ही अदल इंसाफ होता है, हाथ के हाथ सब मामला निपट जाता है। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर के क्या मुराद है जी? तो शायर का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे काम करने वाले को उसकी सज़ा नहीं मिले और नेकी करने वाले को नेकी का फल नहीं मिले, ठीक है। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है, भले ही देर लगे लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। तो कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, ठीक है। आगे है, किसकी नाव पार उतरती है? तो जो दूसरों के को पार लगाता है उसकी नाव पार उतरती है। यानी कोई ज़रूरतमंद हो, परेशानी में मुब्तला हो, दूसरा शख्स उसकी मदद कर दे तो मदद करने वाले को भी उसका सिला मिलता है और उसकी भी ज़रूरत पड़ने पर मदद की जाती है। ज़ालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है जी? जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। बिला वजह किसी को सताना और परेशान करना, एक रोज़ उसे भी जुल्म सहने पड़ते हैं, है ना। ऐसा इंसान को एक रोज़ खुद भी जुल्म सहना पड़ता है और परेशानियों में मुब्तला होना पड़ता है। अगला सवाल है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? अकबर जो है ये मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। किसका? मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगल में क्यों छुप गया था?
राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी ना मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? रघुपत को जब ये मालूम हुआ कि पहरेदार को इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया है, तो वो खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। ठीक है। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया था? अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हो गया कि वो भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो। उसकी से लॉयल्टी पर ही अकबर जो है हैरतज़दा हो गया था। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, तुम्हारी बहादुरी और ईफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ, मैं तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आगे है, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? खुदा ने दुनिया को और उसकी तमाम मखलूक को आर्जी ज़िंदगी अता की है, एक रोज़ सब ख़त्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया के नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। आगे है, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? शायर बहैसियत या आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है, महबूब उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो अपने घर में है, चुनांचे दीदार ना होने से आशिक बेचैन, और इसी बेचैनी इस्तराब के आलम में वो महबूब के घर के दरवाजे तक बार बार जाता है और वापस आ जाता है। शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? ठीक है, तो खाना ख़राब के माने जिसका घर बर्बाद हो गया हो। मुराद है आशिक। एक आशिक इश्क में हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है, उसी अपने घर का, तो खाना ख़राब उसी आशिक को कहा गया है। आगे देखो, आलूदगी से क्या मुराद है? जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा यानी गंदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, इंसानों के नहाने से पानी ख़राब हो जाता है, ये ख़राब होना ही आलूदगी है। खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं? ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को अगर ढाँक कर ना रखा जाए तो उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, ना ढाँक कर ना रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो मक्खियाँ, गर्द यानी धूल मिट्टी, बीमारी फैलाने वाले जरासीम उन्हें आलूदा कर देते हैं। पानी हासिल करने के कुदरती ज़रिए कौन कौन से हैं जी? नहरें, तालाब, बालियाँ, बारिश का पानी कुदरती ज़रिए हैं, यहाँ से हम कुदरती तौर पर पानी हासिल करते हैं। पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है? पानी किस तरह आलूदा होती है? जब नहरों, तालाबों और दरियाओं, है ना, और दरियाओं पर कपड़े धोने जाते हैं जानवर और इंसान नहाते हैं तो उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है। शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल होती है? शहरों में गंदे पानी की नालियाँ और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं, इस तरह वो जो उनकी गंदगी वो पानी में शामिल हो जाती है। आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और जोश देते हैं। 2 चुटकी पोटाशियम पर मैग्नेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। इसके साथ अगर पानी गंदा हो तो उसमें फिटकरी के टुकड़े डालें और फिर कपड़े से छान लें। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। ठीक है। हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ, ठीक है, कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं ज़मीन ज़रखेज़ है, कहीं बंजर। यहाँ गोरे, काले, लंबे चौड़े और छोटे कद वाले लोग भी बसते हैं, बदसूरत और खूबसूरत भी। जंगलों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले लोग भी हैं। शहरों में भी लोग बसते हैं। इस देश में हर तरह की बोलियाँ और ज़बानें बोलने वाले लोग और अजीब ढंग की कौमें बसती हैं। हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या हैं? तो कोल और मुंडा, ये मशहूर कबायली नस्लों के 2 कौमों के नाम हैं, कोल और मुंडा। द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? द्राविड़ जो है तमिल और तेलुगु ज़बानें बोलते हैं। संस्कृत की ज़बान की शाख है। संस्कृत जो हिंद क्या बोलते हैं, आर्याई ज़बान की एक शाख है। संस्कृत क्या है? आर्याई ज़बान की एक शाख है। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को शोर सेनी कहते हैं, शोर सेनी। ठीक है। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया, ये सब हिंद आर्याई ज़बानें हैं। उर्दू कहाँ से पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? उत्तरी भारत, शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती तो उसे शोर सेनी कहते हैं। इसी शोर सेनी से उर्दू पैदा हुई है। ठीक है। दिल में फ़रोतनी को जगह कौन देता है? खुदा जिस शख्स को कोई रुतबा देता है वो अपने दिल में फ़रोतनी को जगह देता है। अपनी सना आप कौन करता है, यानी अपनी तारीफ़। खाली दिमाग यानी कम अकल बेवकूफ़ लोग अपनी तारीफ़ यानी अपनी सना खुद करते हैं। खाली ज़र्फ़ के सदा देने से क्या मुराद है? खाली ज़र्फ़ मतलब बर्तन के सदा देने से मुराद है कि जो बर्तन किसी चीज़ से भरा होता है उसमें आवाज़ नहीं आती, खाली बर्तन से आवाज़ आने लगती है। शायर ने यहाँ कम अकल लोगों को खाली बर्तन कहा है ना, जो खाली दिमाग होते हैं और अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा?
सराय आरजी क़यामगाह, सराय आरजी क़यामगाह होती है यानी मुसाफिर कुछ दिन के लिए ठहरते हैं। ठीक है, सराय मतलब आरजी क़यामगाह। दुनिया में आने वाले लोग एक रोज़ मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी आरजी होती है, इसलिए शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी कहा। यहाँ से भी एक दिन हमको जाना है, ये हमारी आरजी जगह है। बुढ़ापा और जवानी के लिए शायर ने क्या फ़र्क बताया? शायर ने कहा कि जवानी आकर चली जाती है और बुढ़ापा जब आता है तो मरने तक बरकरार रहता है, बुढ़ापा फिर जाता नहीं है ना। लेंशो, लेंशो ने बीबी से क्या कयास आराई की? लेंशो ने बीबी से कहा मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वो बारिश से लुत्फ अंदोज हो और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रमा देखे। ज़ाला बारी यानी बर्फ बारिश से क्या नुकसान हुए? ज़ाला बारिश से दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा, गले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर बेलें पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। लेंशो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा है जी? लेंशो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। फाका मतलब भूखा, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। ज़ाला बारी ने सारी फसलें तबाह कर दी हैं। ठीक है, आगे है, लेंशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? पता पे क्या लिखा था जी? लेंशो ने लिफाफे पर ये पता लिखा, ये खत खुदा के नाम, ये खत खुदा को मिले, है ना। पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ, उसने डाक खाने के मुलाजमीन से चंदा किया और ख़ुद भी कुछ रकम मिलाकर लिफाफे में लेंशो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपये रख दिए और लेंशो को का पता तहरीर कर उनके पते पर 70 रुपया भरकर वापस कर दिया। ठीक है, लेंशो ने पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? लेंशो ने दूसरे खत में लिखा, या रब्बी जो रकम मैंने तलब की थी यानी 100 रुपया, उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये मिले हैं, बाकी रकम फ़ौरन इरसाल कर दें यानी भेज दें, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें क्योंकि उस डाक खाने के मुलाजमीन बेईमान और बददियानत हैं। उनको लगा कि 100 रुपया आया था, उसमें से 30 रुपये लोग मार लिया, 70 ही वापस किया। ठीक है, तो ये मामला है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका ताल्लुक किस खानदान से था? अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव सकपाल और ताल्लुक उनका है महाराष्ट्र के महार खानदान से। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? सितारा के एक स्कूल में जहां भीमराव पढ़ते थे, अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे, अंबेडकर नाम के एक टीचर थे। छूत छात और ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, वो भीमराव को बहुत चाहते थे और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि भीमराव ने अंबेडकर के नाम को अपने नाम का एक हिस्सा बना लिया। इस तरह सकपाल भीमराव अंबेडकर बन गए। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा जी? छूत छात से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा और मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा, सबसे अहम कारनामा यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई और इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है यानी भारतीय आइन के बनाने वाले। ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे, सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? ठीक है, जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। साइंसदान चट्टानों और धातुओं से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या है। ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई? नशोनुमा मतलब तरक्की, है ना, जीवन यापन। समुद्र की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंचा, वहाँ वो फला फूला, लाखों करोड़ों बरस में ज़मीन ने पौधों और कीड़ों की सूरत इख्तियार की। कुछ कीड़े मछली और पानी के दूसरे जानवर बने और कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क ज़मीन पर रेंगना शुरू किया और पानी के बगैर सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। इस तरह पानी और खुश्की में जानदारों की नशोनुमा हुई। दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडोल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले? क्योंकि ये जानवर इसलिए सख्त जान थे कि दुनिया की मुसीबतों को झेला। उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रहीं कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सके। ठीक है, आगे है, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? ज़मीन के बर्फिस्तान, पूरे ज़मीन पर बर्फ़ आने के बाद जानदारों का क्या हुआ? ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानदारों का बुरा हाल हो गया, वो बर्फ़ में दब कर मर गए। उनमें से कुछ की हड्डियाँ दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गईं और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हुई हैं। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे। जानवरों का गोश्त
और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने लगे, है ना, पकाकर भून कर खाने लगे। कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? यहाँ सूरत के माने तरीका और तदबीर या हल के हैं। किसी भी मसला या मुश्किल के हल होने का कोई तरीका नज़र नहीं आता या कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल कैसे हो। दूसरे शेर का मफहूम बयान कीजिए। इसका मफहूम यह है कि मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो इसी मुअय्यन वक्त पर आएगी, लेकिन नींद का वक्त मुकर्रर नहीं। फिर रात भर क्यों जागते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत आने के बाइस नींद नहीं आ रही है ना? मौत का तो वक्त मुअय्यन है, फिर नींद रात भर आती क्यों नहीं? काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आ रही है? ये गालिब के चैप्टर से है। तो कह रहे हैं कि अपनी बद आमालियों, अपनी गुनाहों के बाइस शायर शर्मसार है कि वो किस मुंह से काबा जाए, किस मुंह से खुदा के सामने जाए। आगे है मुवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से वसाइल शामिल हैं? मुवासलाती निज़ाम मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, एक जदीद तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम बहुत कलील वक्त में, बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम यानी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल जैसी जदीद सहूलतें हासिल हुई। उन्हीं वसाइल के ज़रिए हम तमाम दुनिया में मुवासलाती सिलसिला कायम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो भी हम लोग बातचीत, जो आप मुझे देख रहे हैं, है ना, और फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ये मुवासलाती निज़ाम की वजह से। ठीक है, तो ये दुनिया को कम वक्तों में एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट किस तरह काम करता है? साइंसदानों ने कंप्यूटर के वसीले से पैगाम रसाने का एक ऐसा तरीका या निज़ाम तलाश किया जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। इस रब्ते के लिए हमें 3 चीज़ें दरकार होती हैं। एक मोडेम, दूसरा टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, तीसरा इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली तंजीम। इनके ज़रिए कंप्यूटर पर पैगामात और आदाद शुमार की इबारत इशारों में बदल कर दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजी जाती है, और जब पैगाम वसूल करने वाला इन इशारों को वसूल करता है तो कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ने के लिए उन्हें इबारतों में बदल देता है। ठीक है। ईमेल भेजने का तरीका क्या है? ईमेल भेजने का तरीका, ईमेल चूँकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो पैगामात हम भेजना चाहते हैं वो इशारों में बदलकर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के लिए भेजा जाता है। वसूल करने वाला मोडेम उसे इबारत में बदल देता है, लेकिन ईमेल भेजने के लिए एक इंतहाई मुख्तसर पते की ज़रूरत पेश आती है ताकि पैगाम उस पते पर भेजा जाए या वसूल किया जाए। इस पते को लिखने का अपना एक तरीका है जो इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होता है। मसलन ग्रीन बुक डिपो को अगर हम ईमेल के करेंगे तो उसे मुख्तसरन इस तरह लिखेंगे ADAM। ठीक है, तो ADAM ग्रीन बुक डिपो @gmail, क्या बोलते हैं, ADM.com। हम लोग अभी जीमेल यूज़ करते हैं तो gmail.com यूज़ करते हैं। इंटरनेट सर्विस का नाम है जिसके ज़रिए हम पैगाम भेजते हैं या वसूल करते हैं। आगे है मोडेम। मोडेम किसे कहते हैं सर? कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल सर्विस के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है उसमें पहली चीज़ है मोडेम। ठीक है, जिसको मोडेम कहते हैं। आला कंप्यूटर के आधा शुमार इबारतों की एक ख़ास किस्म के इशारों में बदल देता है और ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। उन्हें जो मोडेम वसूल करता है वो दोबारा उन इशारों को इबारत में बदल देता है और इस तरह इबारत या पैगाम को कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की जो भाषा है, जो ज़बान है, वो बाइनरी है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो जो भी काम करता है बाइनरी में करता है, लेकिन हम लोग उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में करते हैं। तो ये चेंजिंग जो है बाइनरी टू अदर लैंग्वेजेस, ये कौन करता है? ये आपका मॉडेम करता है। ठीक है, ये मॉडेम का काम है जो चीज़ों को बदलता रहता है और चेंज करता है। बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है? आपने बैंक के बाहर आस पास ATM के काउंटर देखे होंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। बैंक वाले ATM इस्तेमाल करने के लिए खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को ATM कार्ड क्या बोलते हैं, इस कार्ड को ATM में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है और पहचान कायम होते ही रकम निकाल सकते हैं। इस तरह बैंक के किसी क्लर्क या कैशियर की ज़रूरत पेश नहीं आती है। ठीक है, कहीं हमको बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, हम ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। ई टिकट किसे कहते हैं सर? जिस तरह हम इंटरनेट निज़ाम के ज़रिए ATM से बैंक से अपनी रकम निकाल लेते हैं, इसी तरह किसी साइबर कैफ़े में जाकर रेल, बस, हवाई जहाज़ का टिकट कंप्यूटर के ज़रिए बुक करा लेते हैं और उसके लिए भी किसी स्टेशन या एयरपोर्ट पर घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। इंटरनेट सिस्टम से हासिल होने वाले टिकट को ही ई टिकट कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदे हैं, है ना, यानी स्टूडेंट्स इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की किताबें वेबसाइट पर मौजूद हैं। बटन दबाइए और अपने मजमून यानी सब्जेक्ट से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर लीजिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म इससे खूब फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पर हर मजमून से मुतालिक हर तरह की मालूमात देखी जा सकती है और तालिबे इल्म कम वक्त में कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मवाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये
फ़ायदा सबसे ज़्यादा अभी बच्चों को है। नज़्म का मरकज़ी ख़्याल पेश कीजिए। कौन सी नज़्म जी? तो वो पहाड़ और गिलहरी, अल्लामा इकबाल का यह नज़्म है, पहाड़ और गिलहरी। इसका खुलासा देखेंगे। इकबाल ने अपनी नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी में दोनों के मुकालमों को पेश किया है। मुकालमा मतलब बातचीत, पहाड़ और गिलहरी के बीच में बातचीत हो रही है, और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शय अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत और इफादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलिहत और हिकमत के तहत बनाया है। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी दर्स दिया है ना। कोई भी छोटा हो या बड़ा, हर चीज़ की अपनी अहमियत है, अपना फ़ायदा है। पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा? पहाड़ को अपने वजूद पर बड़ा नाज था, इसलिए उसने गिलहरी को ताना दिया कि क्योंकि तू छोटी है, छोटा होने की वजह से तुझे शर्म की वजह से डूब मरना चाहिए। गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया जी? गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर कहा, ये छोटी और कच्ची बातें हैं, नादानी की बातें हैं, उन्हें जहन से निकाल दे। अगर तू बड़ा है तो क्या हुआ, जरा ये छालिया कुतर कर दिखा, इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है ना। तू बड़ा है ना, चलो मेरे तेरे को छोटा सा घास तोड़ के दिखा दे। तो ये बात है। पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? पहाड़ ने कहा कि मेरे आगे तो तू क्या, ज़मीन भी कोई हैसियत नहीं रखती। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ों को इतराने का मौका दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ तू। तो उसको अपने बड़े होने का घमंड था। किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? दुनिया की छोटी और बड़ी चीज़ों को देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है। खुदा ने अपनी हिकमत से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। गिलहरी ऐसा दिन कौन सा काम कर सकती जो पहाड़ के बस का नहीं है? गिलहरी अपने दांतों से हर चीज़ को कुतर सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, इधर से उधर जा सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है। आगे है, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं? रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती, होशियार थी। उसमें हिम्मत, हौसला भी था। उसमें एक अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियाँ मौजूद थी। उसने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वह आला दर्जे की हुक्मरान थी। रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? रुकनुद्दीन अल्तमश का बेटा था। हुकूमत हासिल होने के बाद वह अय्याशी में डूब गया, और तुर्क सरदारों की नाराज़गी के बाद दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मार दिया। अल्तमश की वसीयत क्या थी? अल्तमश ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया सुल्तान को दिल्ली की हुकूमत दी जाए, है ना, उसे बादशाह बनाया जाए। तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? तख्त नशीनी मतलब बादशाह बनने के बाद रज़िया ने अहद किया कि वो आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करती रहेगी, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक ये साबित ना कर दे कि वो मर्दों से कम नहीं। रज़िया ने मीर आखोर का ओहदा किसे दिया? ये मीर आखोर सबसे बड़ा ओहदा था, तो रज़िया ने मीर आखोर का ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? अल्तोनिया से। किससे हुआ था? अल्तोनिया से। रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की थी? तो सिर्फ 3.5 बरस, 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की थी। इसके बाद है, बिंदु को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया? बिंदु या बुंदू को? तो बिंदु अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और नाकारा रहा, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। बिंदु की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? बिंदु की सुस्त रफ्तारी का असर पीछे आने वाले तमाम कार में बैठे हुए वजीर, कारखानेदारों, सेठ, साहूकारों, इंजीनियरों, फौजियों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों, रेल के ड्राइवर और बहुत से लोगों पर पड़ा। सब लोगों पर उन जो फ़र्क पड़ा है। वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? वजीर एक गैर मुल्की वफद से मुलाकात करनी थी वजीर को, और वो देर हो जाने की वजह से उसकी बेचैनी का सबब थी। उन्हें किसी से मिलने जाना था और वो बेचारा देर हो रहा था। कारोबारियों के लिए पल के माना लाखों के घाटे के क्यों हैं? तो देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ ने पल के माना लाखों के घाटे से लिए हैं। ठीक है, उनका एक एक जो लम्हा बहुत कीमती होता है कारोबारियों का। चंदू के बारे में बिंदु के जहन में क्या ख्याल आया? चंदू के बारे में बिंदु ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी उसी की तरह काठ का घोड़ा बुनना पड़ेगा, उसे भी इस तरह ठेला खींचना होगा। ठीक है, तो वो इसी ख्याल में खोया हुआ था। पैरों में पहिए लगवाने से बिंदु की क्या मुराद थी? पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना। ठीक है, चलो, रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है? जंग से तखरीब होती है, तखरीब जो तामीर की ज़िद है, तखरीब मतलब तोड़ फोड़, है ना, यानी जंग की रूह को ज़ख्मी कर देती है। जंग क्या है? अमन की रूह को ज़ख्मी कर देती है। सैकड़ों तामीरात जंग की तखरीब कारी की नज़र हो जाती है, इसलिए शायर ने रूह रूह तामीर के ज़ख्म खाने की बात कही है। धरती की कोख बाँझ होने से क्या मतलब है? जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रोंदों से, गोला बारूद से ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर हो जाती है, इसलिए शायर ने धरती को क्या कहा जी? बाँझ होना कहा है। धरती क्या हो जाती है? बाँझ हो जाती है। शायर ने जंग के अमन आलम का खून क्यों कहा?
तो चूंकि जंग से अमन आलम तबाह हो जाता है, पूरी दुनिया का जो अमन है, शांति, वो तबाह हो जाता है। दो मुल्कों की छोटी सी जंग आलमी जंग बन जाती है, इसलिए शायर ने जंग को अमन आलम का खून कहा, पूरी इंसानियत का खून कहा है। तो इसी के साथ हम लोग का ये वाला सेशन भी पूरा हुआ है ना। जो भी अहम अहम सवालात थे सबको मैंने करा दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपके एग्ज़ाम में इसी से सारे सवालात टकराएंगे, है ना। तो सबको आप लोग अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है ये बहुत ही अच्छा अच्छा जाएगा, आपके सारे सवालात बनेंगे और आप लोग 80 में, आप लोग का जो एग्ज़ाम है टोटल आप लोगों का 80 पेपर का एग्ज़ाम है ना जी। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से 80 में 75 प्लस नंबर आप लोग स्कोर करेंगे हमारे इस वीडियो से। तो 3 वीडियो आपको मिला है, पहले तो 2 वीडियो आपको मिला होगा, ठीक है, जो कि 2 पार्ट में है। इसको देख लीजिएगा और ये लास्ट वीडियो अभी वाला, इसको करिए। इस इन दोनों वीडियो से, इन तीनों वीडियो से आपका इंशाल्लाह पूरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और जो भी चीज़ें वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हम हमारे साथ जुड़ा और हमारी वीडियोज़ को देखा, हमारी क्लास को अटेंड किया, ठीक है। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं सब तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग की जिम्मेदारी है, जितने भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब तक आपको ये वीडियो पहुँचाना है, ठीक है, ये नोट्स और वीडियो पहुँचाना है। तो सब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनका एग्ज़ाम कल बहुत ही अच्छा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।